अस्सलाम वालेकुम। दिल के मरीज़ों को ये परेशानी होती है कि वो खाने में क्या खाएं, उनको किस ग़िज़ा की ज़रूरत है, उनके दिल को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है, या तो वो अपने मुआलिज से पूछ नहीं पाते, या अगर पूछते हैं तो उनको जो जवाब मिलता है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। क्योंकि जब भी वो इस तरह का सवाल करते हैं तो सिर्फ इतना जवाब उनको दे दिया जाता है कि आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी, लेकिन बेसिक्स कोई नहीं बताता कि आपके दिल को किस ग़िज़ा की ज़रूरत है, कौन सी ग़िज़ा आपके दिल को फ़ायदा दे सकती है, और किन न्यूट्रिएंट्स की, किन मिनरल्स की या किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है खाने में। ये मुकम्मल तौर पे कोई नहीं बताता, या इस बारे की चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। दिल जिस्म का वो हिस्सा है जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, ब्लड पंप करता है। ब्लड पंप करने से हमारे बॉडी में पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और पूरे बॉडी की ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और ये ही वो हिस्सा है जो हमारी ग़िज़ा से सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। हमारे खाने पीने से जो कुछ भी हमारे ब्लड में जाएगा वो अल्टीमेटली दिल की सेहत पर असरअंदाज होगा। इसलिए दिल के मरीज़ों को अपनी खुराक की, रूटीन की बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किन किन बेसिक चीज़ों की बॉडी को ज़रूरत है, किन किन इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स या वाइटामिन की ज़रूरत है, और किन अवामिल को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है ने दिल की सेहत को अच्छा रखने के लिए और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। क्योंकि दिल की बीमारी को हम रिवर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ चीज़ों को चेंज करने के साथ, या कुछ चीज़ों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाकर हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। कि बीमारी के साथ तो ज़िंदगी गुजरनी है, लेकिन एक अच्छे अंदाज में और एक बैलेंस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजार करते हैं। आज की वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट से कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको मद्देनजर रखेंगे। दिल क्या फंक्शन करता है और किस चीज़ का दिल पर क्या असर होता है, और उस चीज़ को हम किस तरह से कवर कर सकते हैं। दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो पूरे बॉडी में ब्लड पंप करता है। अब पंप करने का फंक्शन दिल में एक मेकर होता है जो पूरे दिल को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ज़रिए कंट्रोल करता है और उसके चारों खानों को आपस में रिदम में रखता है और उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। इसको हम साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। और ये साइनोएट्रियल नोड हमारे खाने में मौजूद या हमारी बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स या विटामिन से असरअंदाज होता है। जब भी इलेक्ट्रोलाइट या मिनरल का इम्बैलेंस होगा तो इसका फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा। जब इसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो वो एरिथमियाज की तरफ चला जाएगा कि कभी कम कभी ज़्यादा, उसमें रिदम बरकरार नहीं रहेगा। तो उस पर असरअंदाज होने वाले जो मिनरल्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनमें सबसे पहले बात आती है कैल्शियम की। कैल्शियम हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से मतलब ये है मसल्स का सिकुड़ना। जैसे बॉडी के मसल्स सिकुड़ते हैं, इसी तरह दिल के मसल भी सिकुड़ते हैं। जब कैल्शियम बॉडी में प्रॉपर होगा तो ये अपने टाइम पे ब्लड को एक खाने से दूसरे खाने में पंप करेंगे और फिर कलेक्टिवली वो बॉडी में उसको पंप करेंगे। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ये पंपिंग का फंक्शन प्रॉपरली नहीं होगा। इसके साथ एक और मिनरल है जिसको जो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसके साथ रिलैक्सेशन का काम करता है मसल की, कि मसल रिलैक्स होगा तो पीछे से आने वाला ब्लड उसका मोटिवेट करेगा, और इस तरह से वो फंक्शन चलते रहते हैं। ये दोनों कलेक्टिवली आपस में काम करते हैं। जब मैग्नीशियम की कमी होगी तो आपको मसल स्विचिंग होगी। जैसे खलियां बढ़ना होता है, आपके मसल प्रॉपर काम नहीं करेंगे, मसल स्टिफ हो जाएंगे। यही काम दिल के मसल में भी होता है। चाहे हम इसको आंख से नहीं देख सकते, लेकिन ये दिल के मसल्स भी वही फंक्शंस कर रहे होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, और दिल में जो हम आवाज़ सुनते हैं लब डब की, वो इन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन से पैदा होती है। इन्हीं से हमारे ब्लड फ्लो होता है बॉडी में, इन्हीं से डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनते हैं। इसके बाद मिनरल्स में बात आती है सोडियम की। सोडियम भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी मिनरल है, बहुत ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट है। कि इसका भी अगर हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होगा, कम या ज़्यादा होगा, तो हमारी बॉडी का असर होगा। कि अगर ये कम हो जाता है तो हमारी बॉडी फटीग रहेगी, हमें वीकनेस हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल का बायस बनेगा। इसलिए इसका भी विद इन नॉर्मल रेंज रहना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर दिल के मरीजों को ये कहा जाता है कि आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है,
लेकिन ये नहीं बताया जाता कि नमक का इस्तेमाल कितना कम करना है। कि आपने सोडियम को 6 ग्राम से कम डेली रूटीन में इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपके सोडियम लेवल बढ़ेंगे, सोडियम लेवल बढ़ेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपके दिल पर वो असरअंदाज होगा। इसका लेवल कम होता है, आपको फटीग होती है, आपको थकावट होती है, इसलिए इनका नॉर्मल रेंज में रहना ज़रूरी है। ख़ुसूसन वो मरीज जो ब्लड प्रेशर के लिए डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं या पेशाब आवर दवाइयाँ जो इस्तेमाल करते हैं, वो जब बॉडी से फ्लूइड को निकालती हैं तो साथ में ये इलेक्ट्रोलाइट भी, ख़ुसूसन सोडियम भी हमारी बॉडी से डिप्लीट होता है। इसलिए ऐसे मरीजों को पानी की कमी तो पूरी करनी है, साथ में उन्हें इलेक्ट्रोलाइट की कमी भी पूरी करनी है। आपकी बॉडी से सोडियम निकल रहा है तो आपको पोटाशियम की ज़रूरत पड़ती है, जो उसको कवर करता है, उसकी कमी को पूरा करता है। इसलिए सोडियम और पोटाशियम के लेवल्स का भी विद इन रेंज रहना बहुत ज़रूरी है। रिफाइंड कार्ब से बचें, प्रोसेस्ड फूड से बचें और पैकेज फूड से बचें। सब्जियों का और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो उसमें ये दोनों चीज़ें पोटाशियम और सोडियम मुनासिब मिकदार में मौजूद होता है, जो आपकी बॉडी में अद्वियात या किसी भी वजह से सोडियम की कमी या पोटाशियम की कमी को पूरा करने में हेल्प होता है। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी मिनरल है जिसको हम जिंक कहते हैं, जिसको हम वेल बीइंग के लिए भी यूज़ करते हैं, आपकी बॉडी फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से वो आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों में, आपके गोश्त में, फिश में, इस तरह की चीज़ों में वो पाया, उसको भी आपने अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है और उसका भी ख्याल रखना। ये तो थे कुछ मिनरल्स जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे वाइटामिन की जो हमारे दिल की सेहत पर असरअंदाज होते हैं और उनकी हमारे दिल को ज़रूरत होती है, जिन्हें सबसे पहले बात आती है विटामिन B1 की, यानी थायामीन, जो हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के मुतासर होने से हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मुतासर होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के तमाम इनवॉलंटरी फंक्शंस, यानी वो फंक्शन जो हमारी मर्जी के बगैर बॉडी में हो रहे होते हैं, हमारे चाहने ना चाहने के बगैर बॉडी में हो रहे होते हैं, जैसे सांस लेना है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी हार्ट बीट है और हमारी डाइजेशन है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में हो रही होती हैं और हमारी मर्जी के बगैर होती, उनको कंट्रोल करता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो ये सारे हमारी बॉडी के बेसिक फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का भी कंट्रोल में रहना ज़रूरी है और इस B1 विटामिन का भी विद इन रेंज और विद इन नॉर्मल बॉडी में रहना ज़रूरी है। ये किन किन चीज़ों में पाया जा सकता है? ये डेयरी प्रोडक्ट से पाया जा सकता है, ये फिश में पाया जा सकता है और मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में ये पाया जाता है। इसके बाद जो विटामिन आता है वो है विटामिन D3। विटामिन D3 हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है कि इसकी मौजूदगी में हमारी बॉडी में मौजूद कैल्शियम, या जो हम खुराक से ले रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है, इसकी एब्जॉर्प्शन 20% तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि इसकी मौजूदगी में हमारी बॉडी में कैल्शियम अच्छे तरीके से जज्ब होता है और हमारी बॉडी के फंक्शंस को अच्छे तरीके से सरअंजाम देता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो फिर वही कॉन्ट्रैक्शन के मसाइल और इरिथमियाज के मसाइल शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमने विटामिन D को भी अपनी बॉडी में नॉर्मल रेंज में रखना है, उसकी प्रोडक्शन का, उनके सोर्सेज का अपनी खुराक में ख्याल करना है। दूसरी तरफ हम कहते हैं विटामिन D हम यूज़ करते हैं और कैल्शियम की ज़्यादती हो जाती है तो वो फिर हमें एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है, जिसके लिए फिर आता है विटामिन K2। विटामिन K2 कैल्शियम को बॉडी से निकालने में हेल्प करता है, खून की नालियों में और हमारे जोड़ों में कैल्शियम के क्रिस्टल नहीं बनने देता और खून की नालियों में जो प्लेक बन रहा होता है वो भी नहीं बनने देता। इसके बाद आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। हम हर किसी से सुनते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो वाकई में हमारे हार्ट को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनको इसेंशियल फैटी एसिड भी कहा जाता है कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इसलिए इनके सोर्सेज का भी हमने अपने खुराक में ख्याल करना है। तो सेम फिर ये पाए कहाँ जाते हैं कि चिया सीड्स, फिश, वॉलनट या अखरोट वगैरह हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। इसके बाद एक विटामिन आता है विटामिन E, जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है और ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे बॉडी से फ्री रेडिकल्स को निकालने में, एक्सक्रीट कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विटामिन E भी मसल्स को क्रैम्प से बचाता है।
क्रैम्प जैसे मैंने पहले बताया कि खलियाँ पड़ जाना और कि रिलैक्स ना होना, उससे मसल्स को ये बचाता है। इसी तरह से हार्ट के मसल्स को भी फिर इसकी ज़रूरत होती है। मसल्स में क्रैम्प होंगे, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो वो हार्ट के मसल अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात को यकीनी बनाएं कि अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिनमें विटामिन ई पाया जाता है। नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, फिश है, देसी घी है, सब्जियों में जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वो हैं, उनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। अब बात करते हैं दो ऐसे अवामिल की जो हमारी हार्ट की हेल्थ पर असरअंदाज होते हैं, जिनमें है एक हमारी स्टमक की पीएच के मैदे की तेजाबियत कि जो भी रिथमियाज के पेशेंट होते हैं या हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको अक्सर मैदे की तेजाबियत का मसला रहता है, कम या ज़्यादा होती रहती है। यहाँ हम बात करेंगे मैदे की तेजाबियत के कम होने का, कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैदे की तेजाबियत का तेजाबी हालत में रहना ज़रूरी है। अगर वो अल्कलाइन हो जाती है तो हमारे मैदे से कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में नहीं होगी। जब कैल्शियम हमारी बॉडी में नहीं जाएगी तो हार्ट में भी नहीं पहुंचेगी, हार्ट में नहीं पहुंचेगी तो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा और फिर हार्ट फिर एजमियाज का बायस। इसलिए आपने अपने स्टमक पीएच का भी ख्याल करना है कि आपकी स्टमक की जो पीएच है वो एसिडिक रहनी चाहिए। एक और वजह जो दिल के मरीजों को देखनी चाहिए वो है इंसुलिन का बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने से यही इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल्स हमारे ब्लड तक नहीं पहुँचते तो हमारे जो हार्ट के सेल्स हैं उस तक नहीं पहुँचते, तो हार्ट फंक्शन डिस्टर्ब होता है। इंसुलिन बढ़ने की कई वजूहत हो सकती हैं कि इंसुलिन स्ट्रेस से बढ़ता है, हम हाई कार्ब्स वाला नाश्ते वाली जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उससे बढ़ जाता है। उसके बाद लैक ऑफ एक्सरसाइज या हम जैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी अगर नहीं कर पाते तो भी हमारे इंसुलिन के लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे खून की नालियों की अंदरूनी दीवारें हैं वो सख्त हो जाती हैं, ब्लड फ्लो मुतासर होता है, तो फिर वो हाइपरटेंशन और बाकी दिल के मसाइल का बायस बनता है। इसलिए हार्ट के पेशेंट्स ने इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना है और अपनी खुराक में इन सारी चीज़ों को कोशिश करनी है कि शामिल करें। और जो अवामिल बताए गए कि हमने पीएच को भी कंट्रोल में रखना है और इंसुलिन को भी बढ़ने से रोकना है और अपनी खुराक में एक बैलेंस डाइट इस्तेमाल करनी है कि जिसमें हमें सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को मिल रहे हों तो हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने दिल का ख्याल रखें, हमें अपने दुआओं में याद रखें और अपनी खुराक के लिए एक मुकम्मल बैलेंस डाइट प्लान अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।